हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया। जैसा आप लोग जानते हैं, मैं लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़। तो इसी करंट अफेयर की सीरीज़ के मद्देनज़र आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 जुलाई 2020 का करंट अफेयर। ठीक है। जैसा आप लोगों को पता हो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है और अक्टूबर में वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और हालात ऐसे बन रहे हैं तो हो सकता है कि अब आगे इसको डिले न किया जाए और अक्टूबर में आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। तो उसी को देखते हैं और हम लोग आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज है 6 जुलाई, तो आज का आपका पहला करंट अफेयर है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। क्या है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये जो रीवा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट एनर्जी पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, यानी भारत का तो बड़ा है ही, साथ ही एशिया में सबसे बड़ा सिंगल साइट, यहाँ ध्यान रखना जो शब्द यूज़ हो रहा है सिंगल साइट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आपका पहला पॉइंट यही है, भारत के साथ एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा परियोजना। सौर ऊर्जा परियोजना है। और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। ठीक है, उद्घाटन करेंगे। कौन करेगा? पीएम मोदी। ओके। इसके अलावा ये अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के गुरु तहसील, कहाँ पर? गुरु तहसील पे बनाया जा रहा है, गुरु तहसील में। और लगभग अगर हम बात करें 15,490 एकड़ भूमि पर ये फैला है। ठीक, 1590 एकड़ भूमि पर क्या है, ये फैला हुआ है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये पावर प्रोजेक्ट जो बनाया गया है वो बनाया गया है किन किन दो कंपनियों के साथ? SECI यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्लस मध्य प्रदेश ऊर्जा MPUVNL, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। दोनों कंपनियों ने मिलकर एक संयुक्त प्रोजेक्ट बनाया है और इस संयुक्त प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। इसके अलावा इसमें जानने के लिए एक और बात है कि इसका संयुक्त उद्यम का नाम क्या होगा? संयुक्त उद्यम का नाम होगा संयुक्त उद्यम का नाम क्या होगा? संयुक्त उद्यम का नाम होगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, RAMSPP। ठीक है, RUMSL, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर
लिमिटेड। ठीक, तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या जानने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें इसके खर्चे की, तो ये है आपका 4000 करोड़ में बन के तैयार हो रहा है। और साथ ही ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये का इसकी उत्पादित बिजली का लगभग 24% 24% एनर्जी कौन गेन करेगा? दिल्ली मेट्रो इसका परमानेंट ग्राहक होगा, एनर्जी गेन करेगा। यानी 24% बिजली जो आपकी एनर्जी होगी, इसकी ऊर्जा का उपयोग दिल्ली मेट्रो यूज करेगी। ठीक, दिल्ली मेट्रो प्रयोग में लाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला करंट की तरफ अगर हम चलें तो अगला करंट है हमारा वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें वो देशों की सूची बनाता है, कौन सी देश की ना जो सूची कैटेगरीज तैयार करता है, जिसमें विश्व को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जो आपके उच्च आय वाले देश की सूची, निम्न आय वाले देश की सूची, निम्न मध्यम आय वाले देश की सूची। ठीक है, तो ये जो 4 कैटेगरी हैं, इसको कैटेगरी बनाई गई है। तो भारत इस वर्ष भी किस आय की श्रेणी में आता है? निम्न मध्यम आय की श्रेणी में ही रखा गया है। चेंज होने की बात यह है कि अब तक जो निम्न आय की श्रेणी में आ रहा था एक देश एशिया महाद्वीप का, या फिर हम कह लें भारतीय सब कॉन्टिनेंट का, वो उसकी रैंक बढ़ गई है। और जबकि जो एक दूसरा देश था जो निम्न मध्य आय उच्च आय श्रेणी में आता था, उसकी रैंक घटा दी गई है। ज़रा इसको देखते हैं। तो पहले हम ज़रा देखें कि जो वर्ल्ड बैंक है वो आय के स्तर के आधार पर जो सूची तय करता है, प्रत्येक वर्ष निकलती है ये सूची, और प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में ये निकलती है। तो ज़रा देखते हैं अपनी हम अगली करंट में। तो हमारी अगली करंट है विश्व बैंक द्वारा आय के आधार पर देशों की सूची। ठीक है, तो इसमें जो आय के आधार पर विश्व बैंक है जो क्या निकालता है, 4 श्रेणियों में देशों को बांटता है। सबसे पहली है आपकी निम्न आय श्रेणी वाले देश, निम्न आय श्रेणी वाले देश। दूसरी आपकी है निम्न मध्य आय श्रेणी वाले देश, निम्न मध्य आय श्रेणी वाले देश। और तीसरी आपकी है ऊपरी मध्य आय वाली श्रेणी देश। और आपकी फोर्थ है उच्च श्रेणी वाले देश, उच्च श्रेणी वाले देश। तो भारत जो है वो आपका निम्न मध्य आय की श्रेणी में हमेशा रहा है, और इस वर्ष भी जो है निम्न मध्य आय की श्रेणी में ही भारत क्या है, रहा है। फिर से भी अंतर केवल इतना आया है कि अब तक जो नेपाल निम्न आय वाली श्रेणी में था, ध्यान देना, नेपाल जो निम्न आय वाली श्रेणी में था वो निम्न मध्य आय वाली श्रेणी में आ गया है। और जबकि श्रीलंका जो ऊपरी मध्य आय वाली श्रेणी में था वो किस में आ गया है, निम्न मध्य आय में। यानी चेंज वाली जो बातें हैं, नेपाल ने छलांग लगाई है, नेपाल ने छलांग लगाकर निम्न मध्य आय वाली मध्य आय श्रेणी में आया है। और आपका श्रीलंका फिसलकर किसमें आया है, निम्न मध्य आय। तो यानी आप इससे पता लगा सकते हैं कि ऊपरी मध्य आय वाले और निम्न मध्य आय वाले में क्या डिफरेंस है। अगर हम यहाँ बात करें कि क्या क्राइटेरिया है निम्न मध्य आय वाला और ऊपरी मध्य आय वाले का, तो हम बता दें कि 1090 यानी $1090 से लेकर आपके $4045 यानी $4045 तक की आय प्रति व्यक्ति आय वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो डॉलर के बीच जिनकी आय होती है, वो किस में आते हैं, निम्न मध्य आय वाले में। ठीक है, यानी 1090 से 4000 कितने तक, 45 तक, और 4046 से लेके 12000 तक की आय अमेरिकी डॉलर वाली आय वाले देश किस में आते हैं, ऊपरी मध्य आय वाले में। तो इसका जो है नेपाल का
आय 1090 से बढ़ गया है। तो ये किस में आ गया आपका? निम्न मध्य आय वाले में। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि नेपाल ने पिछले वर्ष ही अपने को निम्न आय की श्रेणी से निकालकर लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम किसने में आएंगे? उच्च आय वाली श्रेणी में आएंगे। लेकिन उनका जो टाइम पीरियड था वो उन्होंने टारगेट रखा था 2018 में, ये अनाउंस किया था कि अगले 10 वर्षों यानी 2028 तक। लेकिन इस वर्ष 2020 में ही वो अपने गोल को पा गया है। किस में आ गया है? निम्न मध्य आय वाले गोल में। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ आज का दूसरा करंट। और अगर हम आज के तीसरी न्यूज़ पर चलते हैं तो तीसरी न्यूज़ भी आपकी मध्य प्रदेश से ही आई है। तीसरी न्यूज़ भी किससे है? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान का नाम है इंतजार आपका। क्या है? इसका नाम है इंतजार आपका। क्या अभियान का नाम है? इंतजार आपका। इसके बारे में केवल इतना बताना है मुझे कि पिछले 3 वर्षों से लगातार 2015, 2016, 2017 लगातार 2015 से बेस्ट पर्यटन का राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश जीत रहा है बराबर राज्यों की श्रेणी से। तो इस वर्ष लॉकडाउन के कारण पर्यटन उद्योग पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। तो इसको सोशल मीडिया के जरिए अपने राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है, जिसमें उन्होंने इस अभियान का नाम दिया इंतजार आपका। और जिसके अंतर्गत वो अपने राज्य के धार्मिक स्थलों की पिक्चर्स, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उसका वीडियो रिलीज़ किया करेगा। और इसके अलावा उसके यहाँ जो पर्यटन स्थल हैं, जो सेंचुरीज़ हैं, जो नेशनल पार्क हैं, उसके भी क्या करेगा? वीडियो और पिक्चर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वीडियो के जरिए रिलीज़ करेगा और लोगों को अपने पर्यटन में अपने यहाँ बुलाने के लिए आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश ने कौन सा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका किया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला अपना न्यूज़, तो अगली हमारी न्यूज़ है दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 के लिए एक 10,000 बेडों का अस्पताल आज से शुरू हो गया है। और इसका उद्घाटन वहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छतरपुर में राधे स्वामी सत्संग की जो भूमि है उस क्षेत्र में एक सरदार पटेल कोविड-19 देखभाल सेंटर को बनाया जाएगा 10,000 बेडों की क्षमता वाला। तो ये पिछले अब जून में ऐसी घोषणा की गई थी और इस समय यानी आज उसका उद्घाटन किया गया है। तो ज़रा उसके बारे में देख लें। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो अस्पताल है इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल, SPCCH, यानी सरदार पटेल कोविड केयर एंड हॉस्पिटल। ठीक है, ये बनाया गया है। और इसका उद्घाटन इसकी क्षमता कितनी है? अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 10,000 बेड।
ठीक है। और इसके मध्य में डॉक्टरों के लिए आवास भी बनाए गए हैं, ये सारी सुविधाएं हैं। ठीक है। इसके अलावा पोर्टेबल शौचालय भी हैं, 600 के आसपास शौचालय भी बनाए गए हैं। और अगर हम इसके देखभाल की बात करें तो इसके देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है भारत तिब्बत सीमा पुलिस को। किसको दी गई है? ITBP को इसके देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है नोडल एजेंसी के तौर पे। ठीक है। इसके अलावा एक साप्ताहिक कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो ने शुरू किया है। ऑल इंडिया रेडियो ने कौन सा शुरू किया है? साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम, यानी संस्कृत साप्ताहिकी। कल भी मैंने बताया था, संस्कृत साप्ताहिकी शुरू की गई है। और ये संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को किया जाएगा इसका प्रसारण, और इसका पुनर्प्रसारण प्रत्येक रविवार को किया जाएगा। ठीक है। और जिसमें आपके श्लोक और भारतीय संस्कृत साहित्य की कई विधाओं का, श्लोकों का प्रयोग करते हुए समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। ये साप्ताहिकी कार्यक्रम है और ऑल इंडिया रेडियो पर अपने आप में संस्कृत के लेकर किया गया पहला कार्यक्रम है। ठीक है। तो ये आज आपका करंट अफेयर हुआ। इसके अलावा एक बुक और लॉन्च हुई है। उर्जित पटेल ने एक बुक लिखी है, जिसको मैं बता दूं, उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई बुक आपकी ओवरड्राफ्ट है, जिसमें सेविंग द इंडियन सेवर। क्या है उस बुक का टाइटल? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की एक बुक लॉन्च की है उर्जित पटेल ने लिखकर। तो ये आज आपका करंट अफेयर हुआ। और इसका PDF लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और इसके अलावा आप अपने बहुमूल्य कमेंट और हमको ज़रूर भेजिए। और इसके साथ ही आप लोग अपने UPSC और UPPCS के एग्ज़ाम के लिए डटकर तैयारी करें, और करंट अफेयर के लिए बेहतरीन पॉइंट्स निकाल कर हम लोग लेके आते हैं। तो आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। जो वीडियो अब के छूट गए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने जून का करंट अफेयर अपलोड किया है, जो 16 to 13 सेकेंड हाफ ऑफ जून और फर्स्ट हाफ ऑफ जून का अलग अलग है। तो वो आपको एक पूरा कंपाइल का वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। और साथ ही UPPCS के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए एक पेपर भी मॉडल पेपर के तौर पे एक सीरीज़ शुरू की है। वो पहला पेपर आपको लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं। आप वहाँ पर जाके उस पेपर को भी देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और अपने कमेंट और वगैरह हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।